Welcome to Riddhi Academy, where learning creates leaders. Your destination for competitive exam success. Learn today, lead tomorrow. वेलकम टू आवर चैनल रिद्धि एकेडमी। आप लोग का हमारे रिद्धि एकेडमी चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं MHI 111 के बारे में। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा ही ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट किया कीजिए, जिससे हमारा चैनल आगे बढ़े और आप लोग का भी सपोर्ट होता रहे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में शहरीकरण 2 के बारे में, जिसका ईस्वी है 1300 से 1950 तक। आज हम पूरे 26 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जो ये सारे क्वेश्चन हैं वो आप लोग को एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप लोग एग्ज़ाम से पहले इन सारे वीडियो को अच्छे से देख कर जाइए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हम एक ही वीडियो में करवाने वाले हैं। तो आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो हम स्टार्ट करते हैं। शहरी इतिहास को समझने के लिए केवल शहर की भौतिक या भौतिक संरचना संबंधी पहलुओं का अध्ययन अपर्याप्त क्यों है? जो शहरी है, शहर को समझने के लिए केवल भौतिक संरचनाएं संबंधी पहलुओं का अध्ययन अपर्याप्त क्यों है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसमें प्रस्तावना देखेंगे। शहरी इतिहास किसी नगर के विकास, समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति तथा राजनीतिक जीवन का अध्ययन है। केवल भवनों, सड़कों, किलों और बाजारों जैसी भौतिक संरचना के आधार पर किसी नगर के इतिहास को पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। इसके लिए नगर के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं का अध्ययन भी आवश्यक है। मुख्य बिंदु में देखेंगे। सामाजिक जीवन की जानकारी का अभाव। सामाजिक जीवन की जानकारी का अभाव में देखेंगे। केवल भौतिक संरचनाएं नगर में रहने वाले लोगों के जीवन, उनकी जातियों, वर्ग, समुदाय तथा आपसी संबंधों की जानकारी नहीं देता है। फिर आर्थिक गतिविधि को समझने में समितिता, व्यापार, उद्योग, हस्तशिल्प, श्रम तथा बाजार व्यवस्था नगरों के विकास में प्रमुख आधार होते हैं। केवल भवनों को देखकर इन गतिविधियों का पूर्ण आकलन नहीं किया जा सकता। संस्कृति एवं धार्मिक पहलुओं की उपेक्षा। नगर की पहचान उनके धार्मिक स्थल, त्योहार, कला, साहित्य तथा संस्कृति परंपराओं से भी बनती है। भौतिक संरचनाएं इन पहलुओं को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाती है। फिर राजनीतिक महत्व की अनदेखी। अनेक नगर राजधानी, प्रशासनिक केंद्र या सैन्य केंद्र के रूप में विकसित हुए हैं। इसलिए नगरों के राजनीतिक महत्व को समझना भी आवश्यक है। जनसंख्या या प्रवासन का अभाव। जनसंख्या वृद्धि तथा लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने यानी माइग्रेशन से नगरों का स्वरूप बदलता रहता है। केवल भौतिक अवशेष इन परिवर्तनों को स्पष्ट नहीं करते हैं। अब सामाजिक असमानताओं की जानकारी नहीं मिलती। नगर में अमीर, गरीब, उच्च और निम्न वर्गों के बीच मौजूद असमानताओं को केवल भवनों और सड़कों के आधार पर नहीं समझा जा सकता। समय के साथ होने वाली परिवर्तनों का अध्ययन आवश्यक, यानी नई तकनीक, आर्थिक नीतियाँ और सामाजिक परिवर्तन नगरों के विकास को प्रभावित करते हैं। इनका अध्ययन किए बिना शहरी इतिहास अधूरा रहता है। निष्कर्ष निकला कि शहरी इतिहास को समझने के लिए केवल भौतिक संरचनाएं का अध्ययन पर्याप्त नहीं है। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक पहलुओं का समग्र अध्ययन आवश्यक है। इन सभी आयामों के संयुक्त अध्ययन से ही किसी नगर के इतिहास और उसके वास्तविक विकास को सही रूप से समझा जा सकता है। आगे देखेंगे हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत के अधीन शहरीकरण की प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए।
दिल्ली सल्तनत के अधीन शहरीकरण की प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए। इसमें सबसे पहले देखेंगे प्रस्तावना, ये दिल्ली सल्तनत है क्या। दिल्ली सल्तनत काल 1206 से 1526 ईस्वी भारतीय शहरीकरण के इतिहास में एक महत्वपूर्ण चरण था। इस काल में अनेक नए नगरों की स्थापना हुई तथा पुराने नगरों का विस्तार हुआ। राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण, व्यापार की वृद्धि तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं ने शहरीकरण को गति प्रदान की। आप लोग क्वेश्चन में बताइए कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब और किसने की थी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर इसका मुख्य बिंदु में देखेंगे राजनीतिक केंद्रीकरण की भूमिका। राजनीतिक केंद्रीकरण की भूमिका में देखेंगे दिल्ली सल्तनत ने एक सशक्त और केंद्रीकृत शासन व्यवस्था स्थापित की। प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए अनेक नगरों का विकास हुआ। फिर देखेंगे नई राजधानियों और नगरों की स्थापना। नई राजधानियों और नगरों की स्थापना में देखेंगे दिल्ली सल्तनत काल में सीरी, तुगलकाबाद, जहांपनाह और फिरोजाबाद जैसे नए नगर बसाए गए। ये नगर प्रशासनिक तथा सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। फिर सैन्य आवश्यकताओं का प्रभाव। सल्तनत शासकों को अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए किले, छावनियों, सैन्य नगरों की आवश्यकता थी। इससे कई नए शहरी केंद्र विकसित हुए थे। फिर व्यापार और वाणिज्य का विस्तार। व्यापार और वाणिज्य के विस्तार के अंतर्गत आता है आंतरिक एवं बाह्य व्यापार में वृद्धि हुई। नगर व्यापार, हस्तशिल्प और बाजार के प्रमुख केंद्र बनाए गए। व्यापारिक गतिविधियों ने शहरी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। फिर देखेंगे कारीगरों और शिल्पकारों का विकास। कारीगरों और शिल्पकारों का विकास कैसे हुआ। वस्त्र निर्माण, धातु उद्योग, हथियार निर्माण तथा अन्य हस्तशिल्प गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला। इससे नगरों में रोजगार, जनसंख्या बढ़ी। राजस्व व्यवस्था राजस्व व्यवस्था का योगदान क्या रहा था। भूमि राजस्व की संगठित व्यवस्था ने राज्य की आय बढ़ाई, जिससे नगरों के विकास एवं प्रशासनिक ढांचे को मजबूती मिली। फिर नेक्स्ट देखेंगे धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्रों का विकास। धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों का विकास कैसे हुआ था। मस्जिदों, मदरसों, मकबरों तथा सूफी खानकाहों के निर्माण से नगर संस्कृति एवं धार्मिक गतिविधियों के केंद्र बने। जनसंख्या में वृद्धि। अब देखेंगे जनसंख्या में वृद्धि कैसे हुई। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का नगरों की ओर आगमन बढ़ा। रोजगार और व्यापारिक अवसरों ने शहर की जनसंख्या को बढ़ा दिया। संचार और परिवहन का विकास। सड़कों, व्यापारिक मार्गों विकास से विभिन्न क्षेत्रों के बीच संपर्क बढ़ा, जिससे नगरों का महत्व और अधिक बढ़ गया। निष्कर्ष। दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग का निष्कर्ष क्या निकला वो देखना है। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत के अधीन शहरीकरण की प्रक्रिया राजनीतिक केंद्रीकरण, सैन्य आवश्यकताओं, व्यापारिक विस्तार, शिल्प उत्पादन तथा सांस्कृतिक विकास से प्रेरित थी। इस काल में विकसित नगरों ने मध्यकालीन भारत की अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक और सांस्कृतिक को नई दिशा प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का मध्यकाल में अहमदाबाद के एक प्रमुख नगर तथा सत्ता के केंद्र के रूप में उदय की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अहमदाबाद के बारे में हम लोगों को सबसे पहले प्रस्तावना देखना है। अहमदाबाद की स्थापना 1411 ईस्वी में गुजरात सल्तनत के शासक अहमद शाह प्रथम ने की थी। मध्यकाल में यह नगर राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा व्यापारिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया। इसकी भौगोलिक स्थिति और शासकों के संरक्षण ने इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप लोग को बताना है कि अहमदाबाद नगर की स्थापना कब और किसने की और ये कहाँ पर है।
मुख्य बिंदु में देखेंगे राजधानी के रूप में स्थापना। अहमद शाह प्रथम ने इसे गुजरात सल्तनत की राजधानी बनाया, जिससे इसका राजनीतिक महत्व बढ़ गया। अनुकूल भौगोलिक स्थिति। साबरमती नदी के किनारे स्थित होने के कारण नगर को जल परिवहन तथा व्यापार की सुविधा प्राप्त थी। व्यापारिक एवं वाणिज्यिक केंद्र। अहमदाबाद वस्त्र उद्योग, हस्तशिल्प तथा आंतरिक व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया। अरब, फारस और अन्य क्षेत्र के व्यापारियों का यहाँ आगमन होता था। फिर प्रशासनिक महत्व। अहमदाबाद में प्रशासनिक महत्व क्या थे, उनके बारे में जानना है। राजधानी होने के कारण यहाँ प्रशासनिक संस्थाओं, अधिकारियों तथा सैनिक प्रतिष्ठानों का विकास हुआ। फिर स्थापत्य और नगर नियोजन। भद्र किला, जमा मस्जिद तथा अन्य इमारतें नगर की स्थापत्य समृद्धि को दर्शाती है। फिर संस्कृति विकास। संस्कृति विकास में आएगा नगर में किला, साहित्य, शिक्षा और धार्मिक गतिविधियों को संरक्षण मिला, जिससे यह संस्कृति केंद्र के रूप में विकसित हुआ। अब सैन्य दृष्टि से महत्व। सैन्य दृष्टि से अहमदाबाद का क्या महत्व था? मजबूत किलाबंदी और रणनीतिक स्थिति ने इसे सत्ता का सुरक्षित केंद्र बनाया। फिर देखेंगे आलोचनात्मक दृष्टिकोण। अब इसके आलोचनात्मक दृष्टिकोण क्या रहे थे? नगर का विकास मुख्यतः शासक वर्ग और व्यापारिक अभिजात वर्ग के हित के अनुरूप हुआ। सामान्यतः जनता को समान लाभ नहीं मिल पाए तथा सामाजिक असमानताएं बनी रही। निष्कर्ष क्या निकला? जब अहमदाबाद नगर की स्थापना हुई, इतने सारे काम हुए, तो निष्कर्ष उसका क्या निकला? अतः अहमदाबाद मध्यकालीन भारत का महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नगर था। गुजरात सल्तनत की राजधानी के रूप में इसने सत्ता और व्यापार दोनों के प्रमुख केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तमिलकम क्षेत्र में उभरे मंदिर नगरों की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। तमिलकम क्षेत्र में उभरे मंदिर नगरों की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। सबसे पहले इसके देखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में देखेंगे दक्षिण भारत के तमिलकम क्षेत्र में मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं थे, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन के प्रमुख केंद्र थे। इनके आसपास विकसित नगरों को मंदिर नगर कहा जाता था, क्योंकि बीच में मंदिर होता था और उसके चारों पट्टी शहर बसाए जाते थे। मुख्य बिंदु में आएगा, मुख्य बिंदु में देखेंगे इसका मंदिर केंद्रित नगर संरचना। नगर का मुख्य केंद्र विशाल मंदिर होता था, जिसके चारों ओर बस्तियां विकसित होती थी। धार्मिक महत्व। धार्मिक महत्व क्या थे? ये नगर तीर्थ यात्रा और धार्मिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र थे। आर्थिक गतिविधियों का केंद्र। मंदिरों को प्राप्त दान, भूमि, संपत्ति स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती थी। व्यापार और बाजार का विकास। तमिल में व्यापार और बाजार का विकास कैसे हुआ था? तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाजार का विकास हुआ था। फिर देखेंगे संगठित संगठन। संगठित संगठन कैसे हुए थे? मंदिर विभिन्न सामाजिक समूह को जोड़ने का कार्य करते थे, क्योंकि मंदिर में लोग आते थे, पूजा करते थे, बैठते थे, बातचीत करते थे, तो बहुत सारे लोग आपस में आके जुड़ते थे और सामुदायिक जीवन को प्रोत्साहित करते थे। शिक्षा और संस्कृति का विकास। शिक्षा और संस्कृति का विकास कैसे हुआ था? मंदिर शिक्षा, संगीत, नृत्य और साहित्य के संरक्षण के केंद्र थे। स्थापत्य कला का उत्कर्ष। भव्य गोपुरम, मंडप और मूर्तिकला मंदिर नगरों की विशेष पहचान थे। राजकीय संरक्षण। अब कौन कौन से राजा का संरक्षण प्राप्त था दक्षिण भारत के मंदिरों को? चोल, पांड्य तथा अन्य दक्षिण भारतीय शासकों ने मंदिरों को संरक्षण प्रदान किया था।
निष्कर्ष क्या निकले? जब दक्षिण भारत के मंदिरों का निर्माण हो रहा था तो उससे निष्कर्ष क्या निकले थे? इस प्रकार तमिलकम के मंदिर नगर धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। उन्होंने दक्षिण भारत के शहरीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 16वीं शताब्दी में विजयनगर एक जीवंत नगर था। उस पर टिप्पणी लिखना है कि विजयनगर जीवंत नगर कैसे था 16वीं शताब्दी में। सबसे पहले इसके उत्तर में देखेंगे प्रस्तावना को। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य था जिसकी राजधानी विजयनगर यानी हम्पी 16वीं शताब्दी में विश्व के सबसे समृद्ध और विकसित नगरों में गिनी जाती थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे। मुख्य बिंदु में देखेंगे राजनीतिक शक्ति का केंद्र। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी होने के कारण यह प्रशासन और सत्ता का प्रमुख केंद्र था। व्यापारिक समृद्धि में देखेंगे नगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ा हुआ था। विदेशी व्यापारी यहाँ व्यापार करने आते थे। विशाल बाजार में देखेंगे नगर में घोड़े, मसाले, रत्न, जनसंख्या और शहरी जीवन। नगर में बड़ी आबादी निवास करती थी और सामाजिक जीवन अत्यंत सक्रिय था। भव्य स्थापत्य में देखेंगे मंदिर, महल, मंडप तथा सार्वजनिक भवन नगर की समृद्धि को दर्शाते थे। उन्नत नगर नियोजन देखेंगे सड़क, जल प्रबंधन तथा सुरक्षा व्यवस्था का सुव्यवस्थित विकास हुआ था। सांस्कृतिक केंद्र में हो जाएगा। सांस्कृतिक केंद्र में साहित्य, संगीत, कला तथा धार्मिक गतिविधियों को संरक्षण प्राप्त था। विदेशी यात्रियों का वर्णन। अब देखेंगे कि विजयनगर में विदेशी यात्री कौन कौन आए थे। निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रज्जाक तथा डोमियो पायस जैसे यात्रियों ने नगर की समृद्धि की प्रशंसा की थी। निष्कर्ष। अब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था उनके बारे में निष्कर्ष को देखेंगे। अतः 16वीं शताब्दी में विजयनगर एक जीवंत, समृद्ध और सुव्यवस्थित नगर था। इसकी राजनीतिक शक्ति, आर्थिक समृद्धि और संस्कृति वैभव ने इसे मध्यकालीन भारत के महानतम नगरों में स्थान दिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कोचीन एक बंदरगाह तथा राजनीतिक राजधानी के रूप में उदय का वर्णन कीजिए। कि कोचीन एक बंदरगाह था लेकिन राजनीतिक राजधानी के रूप में इसका उदय कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके उत्तर में सबसे पहले इसके प्रस्तावना को देखेंगे। कोचीन यानी कोची दक्षिण पश्चिम भारत के एक मालाबार तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण नगर था। मध्यकाल और प्रारंभिक आधुनिक काल में यह व्यापार तथा राजनीति का प्रमुख केंद्र बन गया। मुख्य बिंदु में देखेंगे अनुकूल भौतिक स्थिति। कोचीन की जो भौगोलिक स्थिति थी वह अनुकूल थी। अरब सागर के तट पर स्थित होने के कारण कोचीन समुद्री व्यापार के लिए उपयुक्त था। प्राकृतिक बंदरगाह। कोचीन की प्राकृतिक बंदरगाह सुविधा ने इसे व्यापारिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनाया था। मसाला व्यापार का केंद्र देखेंगे। काली मिर्च, इलायची और अन्य मसालों के व्यापार ने कोचीन को नगर में समृद्ध बनाया। विदेशी व्यापारियों के आगमन। कोचीन में अरब, चीनी, पुर्तगाली तथा डच व्यापारी आए थे। राजनीतिक महत्व। कोचीन स्थानीय शासकों की राजधानी और सत्ता का महत्वपूर्ण केंद्र था। पुर्तगालियों का प्रभाव। कोचीन में पुर्तगालियों लोगों का क्या प्रभाव था। 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने कोचीन को अपना प्रभाव स्थापित किया था जिससे नगर का महत्व बढ़ गया था। सांस्कृतिक विविधता। विभिन्न देशों ने और समुदायों के लोगों ने यहाँ आगमन किया और नगर बहुसांस्कृतिक रूप वाला बन गया। आर्थिक समृद्धि। समुद्री व्यापार से प्राप्त आय ने नगर के विकास को गति दी थी। निष्कर्ष। अब कोचीन की जो स्थापना हुई थी उसके निष्कर्ष को देखना है।
इस प्रकार कोचीन एक महत्वपूर्ण बंदरगाह और राजनीतिक केंद्र के रूप में विकसित हुई थी। समुद्री व्यापार, विदेशी संपर्क तथा राजनीतिक संरक्षण ने इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं-18वीं शताब्दी में पटना के एक आदर्श व्यापारिक केंद्र किसने बनाया? 17वीं-18वीं शताब्दी में पटना को एक आदर्श व्यापारिक केंद्र किसने बनाया? इसके उत्तर में सबसे पहले इसकी प्रस्तावना को देखेंगे कि 17वीं-18वीं शताब्दी में पटना उत्तर भारत के एक प्रमुख व्यापारिक नगरों में से एक था। यह विभिन्न क्षेत्रों के बीच वस्तुओं के संग्रह, वितरण तथा विनिमय का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। मुख्य बिंदु में देखेंगे भौगोलिक स्थिति का लाभ। गंगा नदी के किनारे स्थित होने के कारण पटना जलमार्ग और स्थल मार्ग दोनों से जुड़ा हुआ था। व्यापारिक मार्गों का संगम। व्यापारिक मार्गों के संगम में देखेंगे बंगाल, उत्तर भारत तथा नेपाल से आने वाले व्यापारिक मार्ग यहाँ मिलते थे। कृषि उत्पादन का व्यापार। कृषि उत्पादों का व्यापार चावल, चीनी, नमक तथा अन्य कृषि उत्पादों का बड़ा व्यापार होता था। अफीम और सॉल्टपीटर का निर्यात। पटना अफीम और सॉल्टपीटर सोरा के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। विदेशी व्यापारी कंपनियों की उपस्थिति। अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी व्यापारी कंपनियों ने यहाँ अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। स्थानीय व्यापारियों की सक्रियता। भारतीय व्यापारी वर्ग ने पटना नगर की आर्थिक गतिविधियों को मजबूत बनाया था। नदी परिवहन का महत्व। गंगा नदी के माध्यम से माल का परिवहन सरल और सस्ता था। आर्थिक समृद्धि। व्यापारिक गतिविधियों ने नगर को समृद्ध और प्रभावशाली बनाया था। अब देखेंगे कि पटना नगर की स्थापना हुई थी, उसके निष्कर्ष के बारे में। अतः अनुकूल भौगोलिक स्थिति, व्यापारिक मार्गों का संगम, कृषि एवं निर्यात व्यापार तथा विदेशी कंपनियों की सक्रियता ने पटना को 17वीं और 18वीं शताब्दियों में एक आदर्श व्यापारिक केंद्र बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, औपनिवेशिक वास्तुकला तथा नगर नियोजन किस प्रकार ब्रिटिश राजनीति एजेंडे को बिंबित करते हैं? प्रस्तावना में देखेंगे ब्रिटिश शासन ने वास्तुकला और नगर नियोजन का उपयोग अपनी सत्ता, श्रेष्ठता और प्रशासनिक नियंत्रण को प्रदर्शित करने के लिए किया था। मुख्य बिंदु में देखेंगे सत्ता का प्रदर्शन, भव्य सरकारी भवनों का निर्माण, प्रशासनिक नियंत्रण, नगरों को प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए प्रशासनिक नियंत्रण, नगरों को प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार विकसित किया गया। फिर है नस्लीय विभाजन, यूरोपीय और भारतीय क्षेत्रों को अलग रखा गया। सिविल लाइन्स और कैंटोनमेंट, इसमें अंग्रेजी अधिकारियों और सैनिकों के लिए विशेष क्षेत्र बनाए गए। नई दिल्ली का निर्माण ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक था। सड़क और परिवहन व्यवस्था, शासन और व्यापार को सुगम बनाने हेतु विकसित। पश्चिमी स्थापत्य शैली, ब्रिटिश संस्कृति प्रभाव को बढ़ावा। आर्थिक हितों की पूर्ति, बंदरगाह और व्यापारिक नगरों का विकास। निष्कर्ष, औपनिवेशिक नगर नियोजन और वास्तुकला ब्रिटिश राजनीतिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक हितों को मजबूत करने का माध्यम था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्रता के बाद भारत में अपनाई गई योजनाओं, रणनीतियों की आलोचनाओं पर चर्चा कीजिए। इसके देखेंगे प्रस्तावना। स्वतंत्रता के बाद भारत में नियोजित विकास का मार्ग अपनाया गया। स्वतंत्रता के बाद भारत ने नियोजित विकास का मार्ग अपनाया, लेकिन इन योजनाओं की कई आलोचनाएं भी हुई। मुख्य बिंदु में है अत्यंत केंद्रीकरण, निर्णय प्रक्रिया में स्थानीय भागीदारी कम, ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी विकास को अधिक महत्व, असमान विकास, सभी क्षेत्रों को समान लाभ नहीं मिला, बढ़ती शहरी समस्या,
झुग्गियाँ, बेरोजगारी और आवास संकट। नौकरीशाही का प्रभाव, रोजगार का क्रियान्वयन धीमा हुआ। संसाधनों की कमी, कई योजनाएं अपेक्षाकृत परिणाम नहीं दे सकी। जनसंख्या वृद्धि का दबाव, विकास योजनाओं पर अत्यधिक बोझ बढ़ गया। पर्यावरण चुनौती, औद्योगिकरण से प्रदूषण और पर्यावरण क्षति हुई। निष्कर्ष, योजनाओं ने विकास में योगदान दिया, किंतु असमानता, प्रशासनिक कर्मियों और शहरी समस्याओं के कारण उनकी आलोचना भी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिजात वर्ग के शहरी स्थान। अभिजात वर्ग के शहरी स्थान की चर्चा कीजिए। प्रस्तावना में देखेंगे अभिजात वर्ग के शहरी स्थान वे क्षेत्र हैं जहां समाज के उच्च वर्ग निवास और गतिविधियां संचालित करते हैं। मुख्य बिंदु में देखेंगे, मुख्य बिंदु में हो जाएगा उच्च वर्ग का निवास क्षेत्र, बेहतर आधारभूत सुविधा, प्रशासनिक व आर्थिक केंद्रों के निकट, सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक। इसमें हो जाएगा औपनिवेशिक काल में सिविल लाइन्स इसका उदाहरण है। सुरक्षा और स्वच्छता पर विशेष ध्यान, अन्य वर्गों से सामाजिक दूरी। निष्कर्ष, अभिजात शहरी स्थान सामाजिक आर्थिक असमानताओं को भी दर्शाते हैं। फिर है पर्वतीय नगर। पर्वतीय नगर के बारे में हम लोग को बताना है कि पर्वतीय नगर है क्या और उनकी विशेषता क्या है। प्रस्तावना में लिखेंगे पर्वतीय नगर ब्रिटिश काल में मुख्यतः स्वास्थ्य, प्रशासन और विश्राम के लिए विकसित किए गए थे। मुख्य बिंदु में ठंडी एवं स्वास्थ्यप्रद जलवायु, ब्रिटिश अधिकारियों का विश्राम स्थल, ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में उपयोग। शिमला, दार्जिलिंग, ऊटी प्रमुख उदाहरण है इसके। पर्यटन का विकास, विशिष्ट औपनिवेशिक वास्तुकला, परिवहन सुविधा का विकास। निष्कर्ष में यह निकला कि पर्वतीय नगरों ने प्रशासनिक, पर्यटन और शहरी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पांडिचेरी। पांडिचेरी के बारे में हम लोग को शॉर्ट नोट लिखना है। प्रस्तावना में देखेंगे पांडिचेरी भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश का प्रमुख केंद्र था। पांडिचेरी जो था भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश का प्रमुख केंद्र था। मुख्य बिंदु में देखेंगे पांडिचेरी शासन का मुख्यालय था। पांडिचेरी फ्रांसीसी शासन का मुख्यालय था। महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारी केंद्र भी था पांडिचेरी। पांडिचेरी में योजनाबद्ध नगर संरचनाएं बनाई गई थी। फ्रांसीसी और भारतीय क्षेत्रों का विभाजन हुआ था। ब्रिटिश फ्रांसीसी स्थापत्य शैली का विकास हुआ था। संस्कृति विविधता का केंद्र पर था पांडिचेरी। भारत में व्यापार और प्रशासन का महत्वपूर्ण स्थान था पांडिचेरी। निष्कर्ष निकलेगा कि पांडिचेरी भारतीय और फ्रांसीसी संस्कृति के समग्र उत्कर्ष का उदाहरण था। अब हम लोग को पूना के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है कि पूना शहर की स्थापना के मुख्य बिंदु क्या हैं और ये क्या है, पूना शहर कहाँ पर है। पूना वर्तमान में पुणे कहा जाता है। मराठा शक्ति तथा बाद में ब्रिटिश प्रशासन का महत्वपूर्ण केंद्र था। अब पूना शहर की स्थापना किसने की थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताया कीजिए। मुख्य बिंदु में देखेंगे मराठा साम्राज्य का प्रमुख केंद्र था पूना। पूना पेशवाओं की राजधानी भी था। पूना सैन्य एवं प्रशासनिक महत्व भी था। ब्रिटिश काल में कैंटोनमेंट छावनी का विकास भी पूना में हुआ था। पूना में शिक्षा और सामाजिक सुधार आंदोलन का केंद्र भी बनाया गया था। पूना में व्यापार और संचार सुविधाएं भी विकास हुआ था। आधुनिक शहरीकरण का विकास भी पूना में हुआ था। निष्कर्ष यह निकला कि पूना ने मराठा और ब्रिटिश दोनों काल में महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत में शहरी इतिहास के अध्ययन के प्रमुख विषयों पर चर्चा कीजिए। शहरी इतिहास क्या है उसके बारे में हम लोग को देखना है। प्रस्तावना, शहरी इतिहास नगरों के विकास, समाज, अर्थव्यवस्था तथा संस्कृति के अध्ययन के लिए सबसे संबंधित है। फिर देखेंगे इसके मुख्य बिंदु में शहरीकरण की प्रक्रिया, नगर की उत्पत्ति का विकास, व्यापार और वाणिज्य की भूमिका, राजनीति, सत्ता का प्रशासन, सामाजिक संरचना और वर्ग संबंध, धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ, नगर नियोजन
और स्थापत्य कला, औपनिवेशिक एवं उत्तर औपनिवेशिक शहर विकसित हुए थे। निष्कर्ष यह निकला था कि शहरी इतिहास के अध्ययन से नगरों में बहुआयामी विकास को समझाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में नगरों के उदय से संबंधित विभिन्न बहसों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सल्तनत काल में नगरों के उदय के बारे में हम लोग को बताना है कि कैसे नगर का उदय हुआ था। प्रस्तावना में देखेंगे, इतिहासकारों ने सल्तनत काल में नगरों के विकास के कारणों को लेकर विभिन्न मत प्रस्तुत किए हैं। इसके मुख्य बिंदु में देखेंगे, राजनीतिक सत्ता को प्रमुख कारण मानने वाला दृष्टिकोण बताया है, व्यापार और बाजार की भूमिका पर बल दिया है, राजस्व व्यवस्था को प्रभाव की व्याख्या की है, सैन्य आवश्यकताओं को महत्वपूर्ण बनाया है, कारीगरों और शिल्प उत्पादन का योगदान बताया है, धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों की भूमिका बताई है, इतिहासकारों के बीच मतभेद को बताया गया है, विभिन्न कारकों के संयुक्त प्रभाव की स्वीकृति मिली है। निष्कर्ष हुआ कि सल्तनत काल का शहरी अनेक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारकों का परिणाम था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, जौनपुर की वास्तुकला तथा नगर नियोजन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है कि जौनपुर शहर की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था और इसकी स्थापना कब कैसे हुई थी। जौनपुर शर्की शासकों के अधीन एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और स्थापत्य केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। मुख्य बिंदु में देखेंगे, शर्की वंश की राजधानी थी जौनपुर। जौनपुर में अटाला मस्जिद, जमा मस्जिद का प्रसिद्ध स्मारक है। विशिष्ट इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली है जौनपुर में। चौड़ी सड़क और सुनियोजित बस्तियां का विकास हुआ था। धार्मिक और शैक्षणिक केंद्र बनाए गए थे जौनपुर में। व्यापारिक गतिविधियों का विकास हुआ था जौनपुर में। स्थानीय और इस्लामिक स्थापत्य का भी मिश्रण है जौनपुर में। निष्कर्ष यह निकला कि जौनपुर मध्यकालीन भारत की एक उन्नत वास्तुकला और नगर नियोजन का उत्कृष्ट उदाहरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत के मंदिर नगरों की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। प्रस्तावना में देखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत में मंदिर नगर धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के प्रमुख केंद्र थे। प्रमुख बिंदु में देखेंगे, मंदिर केंद्रित नगर संरचना, तीर्थ यात्रा के प्रमुख केंद्र थे, व्यापार और बाजारों का विकास हुआ था, शिक्षा और संस्कृति का संरक्षण मिला था, राजकीय संरक्षण प्राप्त था, भव्य स्थापत्य और मूर्तिकला था, सामाजिक एकता को बढ़ावा मिला था, स्थानीय अर्थव्यवस्था का विकास हुआ था। इसके निष्कर्ष में देखेंगे कि मंदिर नगरों ने दक्षिण भारत और शहरीकरण और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर का स्थानिक विन्यास की सीमा तक उच्च स्तर के शहरीकरण को दर्शाता है, कैसे, ये हम लोगों को बताना है। सबसे पहले इसका प्रस्तावना देखेंगे। विजयनगर मध्यकालीन भारत का सबसे विकसित और समृद्ध नगर था। इसका सुव्यवस्थित नगर नियोजन उच्च स्तर के शहरीकरण को प्रदर्शित करता है। मुख्य बिंदु में देखेंगे, सुनियोजित नगर संरचना, मजबूत किले बंदी और सुरक्षा व्यवस्था, राजकीय, धार्मिक और आवासीय क्षेत्रों का पृथक्करण, विशाल बाजारों का विकास, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली, चौड़ी सड़क और यातायात व्यवस्था, बड़ी जनसंख्या और आर्थिक गतिविधियां, विदेशी व्यापार और सांस्कृतिक समृद्धि। निष्कर्ष में निकलता है कि विजयनगर स्थानीय विन्यास, विकसित नगर नियोजन और उच्च शहरीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत के अद्भुत विकास तथा पतन पर एक टिप्पणी लिखिए। सूरत के अद्भुत विकास और पतन पर एक टिप्पणी लिखना है। प्रस्तावना में देखेंगे, सबसे पहले सूरत मुगल काल का एक प्रमुख बंदरगाह और व्यापारिक नगर था, जिसने भारत के समुद्री व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुख्य बिंदु मिलेंगे, अनुकूल समुद्री स्थिति, सूरत में मुगल साम्राज्य का प्रमुख बंदरगाह था, हज यात्रियों के लिए प्रमुख प्रस्थान
केंद्र था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास हुआ था। यूरोपीय व्यापारी कंपनियों की उपस्थिति थी सूरत में। वस्त्र और मसाला का व्यापार केंद्र था सूरत। मुंबई के विकास में महत्व की कमी थी। मुंबई के विकास से महत्व में कमी थी। फिर हो जाएगा व्यापारिक मार्गों के परिवर्तन से पतन। निष्कर्ष में देखेंगे सूरत का विकास समुद्री व्यापार पर आधारित था, जबकि व्यापारिक केंद्रों के बदलने से इसका पतन हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, लखनऊ नगर मुगल नवाबी और यूरोपीय स्थापत्य विरासत का मिश्रण है। इस पर टिप्पणी लिखना है। प्रस्तावना में देखेंगे लखनऊ अवध के नवाबों की राजधानी थी और इसकी वास्तुकला में विभिन्न संस्कृति प्रभाव दिखाई देते हैं। मुख्य बिंदु में देखेंगे मुगल स्थापत्य का प्रभाव, नवाबी संस्कृति और भवन निर्माण, बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा प्रमुख उदाहरण है। यूरोपीय स्थापत्य तत्वों का समावेश, उद्यानों और महलों का विकास, कला संगीत और संस्कृति का केंद्र, मिश्रित स्थापत्य शैली का पहचान, अवध की राजनीतिक राजधानी। लखनऊ भारतीय यूरोप और स्थापत्य परंपराओं के सुंदर समन्वय का उदाहरण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल में छावनी नगरों के अद्भुत उद्भव पर चर्चा कीजिए। औपनिवेशिक काल में छावनी नगरों के उद्भव पर चर्चा कीजिए। इसका हम लोग देखेंगे प्रस्तावना में देखेंगे छावनी नगर ब्रिटिश काल में सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विकसित किए गए विशेष शहरी केंद्र थे। मुख्य बिंदु में देखेंगे शहरी ब्रिटिश सेना के आवास हेतु स्थापना की गई थी। रणनीतिक एवं सैन्य महत्व रहता था। यहाँ नागरिक क्षेत्र के लिए अलग स्थिति, सुनियोजित सड़क और आवास व्यवस्था, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर विशेष ध्यान, प्रशासनिक नियंत्रण को मजबूत करना, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। मेरठ, कानपुर और अम्बाला प्रमुख उदाहरण थे इसके। छावनी नगर ब्रिटिश और सैन्य शक्ति और प्रशासन नियंत्रण के महत्वपूर्ण केंद्र थे। फिर अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के तत्काल बाद दशकों में कौन कौन से शहरी दबाव उभरे, उनका समाधान कैसे किया गया। इसकी प्रस्तावना में हम लोग लिखेंगे स्वतंत्रता के बाद तीव्र जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिकरण के कारण भारतीय नगरों पर अनेक दबाव उत्पन्न हुए। मुख्य बिंदु में तेजी से बढ़ती जनसंख्या, ग्रामीणों से शहर क्षेत्र की ओर आवास की कमी और झुग्गी बस्तियों का विस्तार, बेरोजगारी और गरीबी की समस्या, यातायात और आधारभूत सुविधाओं पर दबाव, जल, बिजली और स्वच्छता की चुनौती, नगर नियोजन योजनाओं का निर्माण, नए नगरों और आवास योजनाओं का विकास। निष्कर्ष यह निकला कि सरकार ने योजनाबद्ध शहर विकास, आवास योजनाओं और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार द्वारा इन शहरी दबावों का समाधान करने का प्रयास किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्र शहरी स्थल यानी बनारस। हमको बनारस के बारे में बताना है कि बनारस कहाँ है, कैसे है, अब बनारस में क्या क्या है, मुख्य बिंदु क्या है, प्रस्तावना क्या है। पहले बनारस के प्रस्तावना को देखेंगे। बनारस यानी वाराणसी भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र नगरों में एक है। यह हिंदू धर्म, संस्कृति और शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। आपको ये बताना है कि बनारस में सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है और किसकी है। मुख्य बिंदु देखेंगे बनारस के बारे में। हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है, गंगा नदी के तट पर बनारस स्थित है। बनारस धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा का केंद्र है। बनारस के घाटों और मंदिरों की विशेष पहचान है। बनारस संस्कृति और शिक्षा का विद्या का केंद्र है। बनारस धार्मिक पर्यटन का महत्वपूर्ण स्थान है। बनारस संस्कृति और आध्यात्मिक महत्व से विशेष महत्व रखता है।
बनारस प्राचीन काल में नियंत्रण आबाद नगर है। निष्कर्ष में देखेंगे बनारस धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पवित्र नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, नई दिल्ली योजना और शहरी नगर क्या है? नई दिल्ली में शहर योजना और शहरी नगर क्या है? हम लोग को नई दिल्ली के बारे में देखने हैं कि यहाँ योजना और शहरी नगर के बारे में क्या दिया हुआ है। प्रस्तावना में देखेंगे नई दिल्ली का निर्माण ब्रिटिश शासक द्वारा भारत की नई राजधानी के रूप में किया गया था। आपको बताना है कि नई दिल्ली का निर्माण कब किया गया। इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति का प्रदर्शन करना था। मुख्य बिंदु में देखेंगे कि नई दिल्ली 1911 में राजधानी स्थानांतरण की घोषणा हुई थी। एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर द्वारा यह योजना बनाई गई थी। सुनियोजित सड़क और भवन व्यवस्था यहाँ पर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, वायसराय हाउस का निर्माण हुआ है। राजपथ और प्रशासनिक भवनों का विकास भी नई दिल्ली में हुआ है। भव्य औपनिवेशिक स्थापत्य शैली भी नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में ब्रिटिश सत्ता और गौरव का प्रतीक है। आधुनिक नगर नियोजन का उदाहरण है। निष्कर्ष में देखेंगे कि नई दिल्ली ब्रिटिश राजनीतिक शक्ति, नगर नियोजन और स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। अब देखेंगे हैदराबाद के बारे में हम लोग को संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। हैदराबाद शहर के बारे में, हैदराबाद दक्कन के क्षेत्र का एक प्रमुख ऐतिहासिक नगर था जो राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र था। मुख्य बिंदु में देखेंगे कुतुब शाही शासकों द्वारा हैदराबाद की स्थापना की गई थी। चार मीनार नगर की हैदराबाद में है। 12 व्यापार और हस्तशिल्प का केंद्र भी हैदराबाद है। हीरों और मोतियों के व्यापार के लिए भी हैदराबाद प्रसिद्ध है। निजामों की राजधानी हैदराबाद है। संस्कृति और भाषाई की विविधता भी हैदराबाद में है। इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला शैली भी हैदराबाद में है। दक्षिण भारत का प्रमुख शहरी केंद्र भी हैदराबाद में हुआ। निष्कर्ष, हैदराबाद राजनीतिक शक्ति, व्यापारिक समृद्धि और सांस्कृतिक वैभव का महत्वपूर्ण केंद्र था। अब देखेंगे मांडू। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब किया कीजिए, जिससे हमारा भी सपोर्ट मिलते रहे और आपका भी एग्ज़ाम के लिए हम क्वेश्चन लेकर आते रहें। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे मांडू के बारे में हम लोग शॉर्ट नोट तैयार करेंगे कि मांडू शहर क्या है, उसकी प्रस्तावना को देखेंगे। प्रस्तावना में देखेंगे मांडू मध्य प्रदेश में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर है जो अपनी स्थापत्य और कला और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। मुख्य बिंदु में देखेंगे मांडू मालवा सल्तनत की राजधानी है। मांडू जो है राजनीतिक दृष्टि से एक सुरक्षित स्थान है। मांडू भव्य महलों और किलों का निर्माण हुआ है। मांडू में जहाज महल और हिडोला महल का प्रसिद्ध स्मारक है। मांडू जल प्रबंधन के उन्नत व्यवस्था है। संस्कृति और स्थापत्य का महत्व भी मांडू में है। व्यापार और प्रशासन का केंद्र है मांडू। मध्यकालीन शहरी विकास का उदाहरण भी मांडू में देखने को मिलता है। निष्कर्ष, मांडू शहर के बारे में निष्कर्ष क्या निकला? मांडू मध्यकालीन भारत के स्थापत्य कला, नगर नियोजन और संस्कृति समृद्धि का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग ये वीडियो कैसा लगा हम आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you for watching this video. For complete exam preparation, subscribe to Riddhi Academy. Learn today, lead tomorrow.